नमस्कार, मेरा नाम है यशदीप और आपका क्राइम कहानी पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के बेहद चर्चित कांड मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की है। यह हत्याकांड इसलिए चर्चाओं में रहा क्योंकि मधुमिता की हत्या के आरोप उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी पर लगे थे। ये बात साल 2003 की है। उस समय मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी और उनके सरकार में अमरमणि त्रिपाठी मंत्री थे। 23 मार्च 1955 को गोरखपुर में जन्मे अमरमणि त्रिपाठी का राजनीतिक करियर गोरखपुर विश्वविद्यालय से शुरू हुआ था। राजनीति में आने से पहले अमरमणि त्रिपाठी कई छोटे मोटे आपराधिक घटनाओं में लिप्त थे। बाद में वो हरिशंकर तिवारी से जुड़ गए। हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल के कद्दावर नेता थे। वो लगातार 6 बार विधायक रहे थे। हरिशंकर तिवारी के बारे में कहा जाता है कि वो पहले ऐसे नेता थे जो जेल में रहते हुए भी चुनाव जीत गए थे। आगे चलकर अमरमणि त्रिपाठी को उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी बताया जाने लगा। अमरमणि ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। वो हमेशा मौके की राजनीति में विश्वास रखते थे, इसीलिए तो वो अलग अलग पार्टियों से 4 बार विधायक बने। अपने फायदे के अनुसार वो कांग्रेस, सपा, भाजपा और बसपा में शामिल हुए। यूपी में सरकार किसी की भी होती थी, अमरमणि का हस्तक्षेप हर सरकारों में होता था। अमरमणि त्रिपाठी के पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक था। कहते थे कि पार्टियों को अमरमणि की जरूरत पड़ती थी, ना कि अमरमणि को पार्टियों की। इस बात को अमरमणि अच्छी तरह से समझते थे और वो उसका भरपूर फायदा भी उठाते थे। अमरमणि 1997 में कल्याण सिंह सरकार में मंत्री बने। 1999 में राम प्रकाश गुप्ता की सरकार में मंत्री बने। फिर साल 2000 में राजनाथ सिंह सरकार में और साल 2002 में मायावती सरकार में भी मंत्री बने। यानी सरकारें बदल जाती थी पर अमरमणि की मंत्री वाली कुर्सी नहीं बदलती थी। राजनाथ सिंह सरकार में एक कांड की वजह से अमरमणि का मंत्री पद उनसे छीन लिया गया था। बात यह थी कि उस समय बस्ती के एक व्यवसायी के 15 साल के बेटे राहुल मद्देसिया को किडनैप कर लिया गया था। बाद में पता चला कि किडनैपर्स ने उसे मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के बंगले में छुपा के रखा था। इस कांड में नाम आते ही उन्हें मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। लेकिन इस कांड से अमरमणि त्रिपाठी के रुतबे, उनकी डिमांड और उनके वोट बैंक में कोई कमी नहीं आई। बसपा ने अमरमणि त्रिपाठी को हाथों हाथ लिया और अपनी सरकार बनने के बाद एक बार फिर से उन्हें मंत्री की गद्दी पर बैठा दिया। पर इस बार भी अमरमणि मंत्री पद पर ज्यादा दिनों तक काबिज नहीं रह सके। साल 2003 में तत्कालीन यूपी सीएम मायावती ने उन्हें मधुमिता हत्याकांड के चलते मंत्री पद से हटा दिया। 2003 से पहले मधुमिता शुक्ला के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। मधुमिता वीर रस की कवियत्री थी। वो मात्र 12 साल की उम्र से ही कवि सम्मेलनों में भाग लेने लगी थी। उम्र बढ़ने के साथ उनकी प्रसिद्धि भी बढ़ती गई। उन्होंने देश के कई राज्यों में आयोजित कवि सम्मेलनों में भाग लिया। मधुमिता लखीमपुर खीरी की रहने वाली थी। मधुमिता के परिवार में उनके माँ बाप के अलावा एक बड़े भाई विजय और एक बड़ी बहन निधि हैं। मधुमिता के पिता फॉरेस्ट में रेंजर थे। 8 जून 1996 को ब्रेन हेमरेज की वजह से पिता की मौत हो गई थी। पिता की मौत के बाद मधुमिता ने ही अपने घर को संभाला। बताया जाता है कि मधुमिता शुक्ला एक कार्यक्रम में कविता पाठ कर रही थी। उस कार्यक्रम में अमरमणि त्रिपाठी की मां सावित्री देवी भी गई थी। साथ में अमरमणि त्रिपाठी की 2 बेटियां भी थीं। सावित्री देवी मधुमिता की कविताएं सुनकर इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने मधुमिता को अपने घर पर आने का न्योता दे दिया। इसके बाद मधुमिता सावित्री देवी के घर गईं और फिर वहीं मधुमिता की पहली बार अमरमणि त्रिपाठी से मुलाकात हुई। धीरे धीरे मधुमिता और अमरमणि की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। अमरमणि शादीशुदा और बाल बच्चे वाले होते हुए भी मधुमिता से लगातार मिलते रहे। मधुमिता और अमरमणि का एक वाकया ऐसा है जो शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। मुझे ये वाकया पता चला आईपीएस राजेश पांडे यूट्यूब चैनल से। राजेश पांडे जी मधुमिता हत्याकांड के समय एसपी क्राइम लखनऊ के पद पर थे। राजेश पांडे जी के हिसाब से साल 2001 में किसी तरह मधुमिता और अमरमणि के रिश्ते की खबर अमरमणि की पत्नी मधुमणि को लग गई। मधुमणि तक ये बात भी पहुंच गई कि उनके पति ने मधुमिता शुक्ला को घर खरीद के दिया है।
ये बात जानकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। इन सब बातों को लेकर उनका अपने पति से झगड़ा भी हुआ। फिर अमरमणि ने उन्हें समझाया कि ये सब बातें जानबूझकर उन्हें बदनाम करने के लिए फैलाई गई हैं। पर मधुमणि को अमरमणि की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने मधुमिता को फोन किया और उन्हें फोन पर खूब खरी खोटी सुनाई। मधुमणि ने एक जानने वाले आदमी को अपने पति अमरमणि के पीछे लगा दिया ताकि वो देखता रहे कि अमरमणि कब मधुमिता से मिलते हैं, कब उसके घर जाते हैं। उन्होंने उस आदमी से बोल दिया था कि जिस दिन अमरमणि मधुमिता के घर में जाते हुए दिखें, मुझे तुरंत बता देना। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका मधुमणि इंतजार कर रही थी। उस आदमी ने एक दिन शाम के समय अमरमणि को मधुमिता के घर में जाते हुए देख लिया। उसने तुरंत मधुमणि त्रिपाठी को खबर कर दी कि आपके पति मधुमिता के साथ उसके घर में हैं। फिर क्या, मधुमणि अपने पति को झूठा साबित करने के लिए मधुमिता के घर पहुंच गईं। अपनी पत्नी को मधुमिता के दरवाजे पर देखकर अमरमणि एक कमरे के कोने में गद्दे के नीचे दुबक गए। मधुमिता ने दरवाजा खोला तो गुस्से से भरी हुई मधुमणि घर के अंदर घुस गईं। वो मधुमिता को गालियां देने लगीं। फिर दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। बवाल बढ़ता देख मधुमिता ने अपने एक जानने वाले व्यक्ति नजीब खान को फोन करके अपने घर बुला लिया। अमरमणि भी नजीब खान को जानते थे। इधर मधुमणि घर में अपने पति को ढूंढ रही थी, पर वो मिले नहीं। कुछ देर बाद नजीब खान वहां आ गए और किसी तरह मधुमणि को मनाकर उन्हें वापस घर भेज दिया। अमरमणि और मधुमिता उस दिन बाल बाल बच गए। इस घटना का उल्लेख सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में भी किया था। मधुमिता भी ये अच्छी तरह से जानती थी कि अमरमणि शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं। फिर भी वो अमरमणि से शादी के सपने बुनती रहीं। दोनों की ये नज़दीकियां इतनी बढ़ गईं कि साल 2002 में मधुमिता प्रेग्नेंट हो गई। उन्हें 2.5 महीने का अबॉर्शन कराना पड़ा। आगे वो दोबारा प्रेग्नेंट हुई, पर किसी कारण से दूसरी बार उनका अपने आप अबॉर्शन हो गया। आगे चलकर कृष्णा मेडिकल सेंटर की डॉक्टर चंद्रावती ने इस बात को कंफर्म भी किया। 14 अक्टूबर 2002 को उदयपुर में एक कवि सम्मेलन के दौरान मधुमिता पर कुछ गहने चोरी करने का आरोप लगा। इस आरोप में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मुश्किल से निकलने के लिए मधुमिता ने अमरमणि को कॉल किया। अमरमणि उदयपुर गए और मधुमिता को जमानत दिलवाई। इस घटना के बाद से मधुमिता को यह लगने लगा कि अमरमणि उसे बहुत मानते हैं। जेल जाने वाली इस घटना का उल्लेख मधुमिता ने अपनी डायरी में भी किया है। सीबीआई के अनुसार अमरमणि त्रिपाठी ने मधुमिता शुक्ला को लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी में एक घर खरीद के दिया था, जिसके बाद मधुमिता उसी घर में रहने लगी थी। अमरमणि भी अपने परिवार के साथ लखनऊ में ही रहते थे। मधुमिता के पेपर मिल कॉलोनी वाले उस घर में अमरमणि का अक्सर आना जाना हुआ करता था। मधुमणि के विरोध के बाद भी मधुमिता शुक्ला और अमरमणि त्रिपाठी एक दूसरे से मिलते रहे। मधुमणि लगातार मधुमिता को फोन करके अपने पति का पीछा छोड़ने के लिए बोलती रही, पर मधुमिता अमरमणि त्रिपाठी से शादी के सपने देखती रही। इस बीच कहीं से मधुमणि को यह खबर लग गई कि मधुमिता के पेट में अमरमणि त्रिपाठी का बच्चा पल रहा है और वो उसे रखना भी चाहती हैं। मधुमणि ये कतई नहीं चाहती थी कि मधुमिता को उनके पति से कोई बच्चा हो। मधुमणि को लग गया कि बस अब बहुत हो गया, अब ये मामला यहीं खत्म होना चाहिए। उन्होंने अमरमणि त्रिपाठी के मामा के लड़के रोहित चतुर्वेदी को बुलाया और रोहित से बोला कि मधुमिता को सबक सिखाना है। सबक का मतलब मधुमिता शुक्ला को खत्म करने से था। अब रोहित अमरमणि के मामा का लड़का था। वो नहीं चाहता था कि वो इतना बड़ा काम अमरमणि को अंधेरे में रख कर करे। इसीलिए उसने अमरमणि से ये बात बता दी कि मधुमणि उससे क्या करवाना चाहती हैं। अमरमणि ने भी रोहित को इस काम के लिए हाँ बोल दिया। रोहित चतुर्वेदी ने इस काम के लिए संतोष राय नाम के एक शूटर से संपर्क किया और उसे बता दिया कि उसे क्या काम करना है। संतोष राय ने इस काम के लिए अपने एक दोस्त प्रकाश चंद पांडे को बुला लिया।
प्रकाश चंद पांडे ने एक कट्टे का जुगाड़ किया और संतोष राय के पास पहुंच गया। रोहित चतुर्वेदी ने संतोष राय और प्रकाश पांडे को एक कागज पर मधुमिता का नाम और टेलीफोन नंबर लिखकर दे दिया। रोहित ने कहा कि तुम दोनों मधुमिता शुक्ला से कवि सम्मेलन से संबंधित बात करके उससे मिल लेना। अब आगे की कहानी मैं आपको मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के एकमात्र गवाह देशराज के हिसाब से बताता हूं, क्योंकि उसके दिए बयानों में कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। 2023 में डिस्कवरी प्लस के डॉक्यूमेंट्री को दिए देशराज के इंटरव्यू के हिसाब से संतोष राय और प्रकाश पांडे 8 मई 2003 को दिन के करीब 11-12 बजे के आसपास मधुमिता शुक्ला के पेपर मिल कॉलोनी वाले घर पर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। घर का दरवाजा तो नहीं खुला, पर खिड़की पर एक 12 साल का बच्चा आ गया। ये बच्चा मधुमिता के यहाँ नौकर था। ये बच्चा देशराज था। संतोष राय ने देशराज से खुद का नाम सत्यप्रकाश बताया और उससे पूछा कि मधुमिता कहाँ है। देशराज ने बताया कि मधुमिता अभी घर पर नहीं है। मधुमिता को घर पर ना पाकर संतोष और प्रकाश वापस लौट गए। अगले दिन 9 मई 2003 को सुबह 11 बजे के आसपास संतोष और प्रकाश एक बार फिर से मधुमिता के घर पहुंच गए। संतोष ने दरवाजा खटखटाया। देशराज उस दिन भी खिड़की के पास गया। उसने देखा कि बाहर पिछले दिन वाले ही दोनों लोग खड़े हैं। संतोष राय ने फिर से अपना नाम सत्यप्रकाश बताया और देशराज से मधुमिता के बारे में पूछा। देशराज ने बताया कि हाँ, आज मधुमिता घर पर ही हैं। सत्यप्रकाश यानी संतोष राय ने खिड़की से ही देशराज को एक पर्ची थमा दी, जिस पर मधुमिता का नाम और एड्रेस लिखा हुआ था। देशराज ने वो पर्ची मधुमिता को ले जाकर दे दी। पर्ची देखते ही मधुमिता ने देशराज से कहा कि उनको पहले अंदर बुला लो और फिर जाकर चाय बना लो। देशराज ने वैसा ही किया। उसने दरवाजा खोला, फिर संतोष राय और प्रकाश पांडे को घर में ले आया। इसके बाद वो किचन में जाकर चाय बनाने लगा। जैसे ही देशराज किचन में गया, किचन के दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया गया। देशराज ने किचन का दरवाजा खटखटाया, पर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। अचानक उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। कुछ देर बाद वो किचन के रोशनदान से कूदकर बाहर निकला। वो बेडरूम में गया। बेडरूम में मधुमिता की लाश पड़ी हुई थी। वो दोनों लोग गायब हो चुके थे। डॉक्यूमेंट्री में दिए देशराज के इंटरव्यू के मुताबिक कत्ल का समय दिन के 11 बजे का था, जबकि पुलिस रिकॉर्ड और देशराज की अदालत में गवाही के अनुसार मधुमिता का कत्ल दोपहर के 3:30 बजे के आसपास हुआ था। 2003 में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे एक खबर के मुताबिक देशराज ने उस समय बताया था कि दोपहर 3:15 बजे के आसपास सत्यप्रकाश एक अज्ञात युवक के साथ 9 मई को घर आया था। उसने ये भी कहा था कि सत्यप्रकाश मधुमिता के घर अक्सर आया जाया करता था। सत्यप्रकाश के बारे में उसने बताया था कि जब मधुमिता 10 अप्रैल को हैदराबाद के एक कवि सम्मेलन में भाग लेने गई थी, तब सत्यप्रकाश घर पर उन्हें खोजते हुए आया था। वहीं देशराज ने 2023 में बनी डॉक्यूमेंट्री में बताया कि वो 8 मई और 9 मई से पहले उन दोनों लोगों से कभी मिला ही नहीं था। खैर, हत्या के बाद उनकी बहन निधि शुक्ला पेपर मिल कॉलोनी वाले अपने घर पर पहुंची और उन्होंने अपनी 24 वर्षीय बहन मधुमिता की लाश देखी। निधि के मुताबिक वो घटना स्थल पर यानी मधुमिता के पास करीब 4 बजे पहुंची, लेकिन निधि ने पुलिस को इस हत्या की जानकारी शाम 7 बजे के आसपास दी। निधि हत्या की रिपोर्ट लिखवाने निषादगंज चौकी पर गई थी। उनका कहना था कि पुलिस ने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, उन्हें मारा भी था। निधि ने एक टीवी इंटरव्यू में अपनी बहन की हत्या के बारे में बोला था कि ये सिर्फ मधुमड़ी की साजिश है। साजिश नहीं, उन्होंने ही किया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने अमरमणि त्रिपाठी का नाम नहीं लिया था। आगे चलकर डॉक्यूमेंट्री में इस बात को लेकर उन्होंने सफाई दी कि वो उस समय डरी हुई थी, इसीलिए उन्होंने बहुत धीमे से अमरमणि का नाम लिया था। या हो सकता है कि टेक्निकल इश्यू की वजह से इंटरव्यू में अमरमणि का नाम नहीं आ पाया। खैर,
पुलिस की एक टीम करीब 8 बजे मधुमिता शुक्ला के पेपर मिल कॉलोनी वाले घर पहुंची। उस टीम को पहले ये खबर मिली थी कि घर में लूटपाट हुई है और एक महिला की हत्या कर दी गई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो उसने देखा कि घर के बेडरूम में जमीन पर मधुमिता शुक्ला की लाश पड़ी थी। उस समय घर में पीड़िता की बहन निधि शुक्ला और देशराज था। पुलिस ने निधि से एक सवाल पूछा कि आप जब 4 बजे घटनास्थल पर पहुंच गई थी तो आप उसी समय पुलिस के पास क्यों नहीं गई? आपने 7 बजने का इंतजार क्यों किया? तब निधि ने बताया कि उस टाइम पीरियड में वो मंत्री जी से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने पूछा कि कौन मंत्री जी? तब निधि ने कहा अमरमणि त्रिपाठी। इसके बाद निधि ने जो पुलिस को बताया उसे सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। निधि ने कहा कि मधुमिता अमरमणि त्रिपाठी से प्रेग्नेंट थी। पुलिस ने तुरंत मधुमिता की लाश की जांच की तो पता चला सच में मधुमिता प्रेग्नेंट थी। निधि ने आगे कहा जब मंत्री जी से संपर्क हुआ तब उन्होंने कहा पुलिस के पास जाकर इसकी रिपोर्ट लिखवा दो। फिर उसने वैसा ही किया। मधुमिता के नौकर देशराज का भी बयान लिया गया। पुलिस ने देशराज की मदद से उन दोनों हमलावरों का स्केच भी बनवाया। देशराज की मदद से जांचकर्ताओं को मधुमिता के बेड के नीचे से एक पैकेट मिला जिसमें अमरमणि की पत्नी मधुमणि की फोटो और ब्लाउज रखा गया था। उस पर किसी तरह की तांत्रिक क्रियाएं की गई थीं। पुलिस के मुताबिक मधुमिता चाहती थी कि मधुमणि त्रिपाठी किसी तरह से उनके रास्ते से हट जाएं और फिर वो अमरमणि से शादी कर लें। इसके बाद पूरे घर की तलाशी ली गई। घटनास्थल की फोटो और वीडियो लिए गए। फिंगरप्रिंट्स वगैरह जुटाए जाने लगे। लाश को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस को घर से मधुमिता का मोबाइल फोन और एक डायरी भी मिली। पुलिस के मुताबिक उस मोबाइल फोन में कई बड़े राजनीतिक व्यक्तियों के नंबर सेव थे। उस मोबाइल से अमरमणि त्रिपाठी को भी कई बार कॉल की गई थी। वहीं मधुमिता की डायरी ये बयां कर रही थी कि वो किस हद तक अमरमणि से प्यार करती थी। उसने उस डायरी में अपने और अमरमणि के संबंधों के बारे में बहुत कुछ लिखा था। 10 मई 2003 को मधुमिता की लाश का पोस्टमार्टम हो रहा था। निधि शुक्ला और उनकी मां भी वहीं मौजूद थे। इतने में अमरमणि त्रिपाठी भी वहां पहुंच गए। बताया जाता है कि उन्होंने वहां पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से बात की। कहा तो ये भी जाता है कि अमरमणि त्रिपाठी चाहते थे कि किसी तरह लाश को जल्दी से जल्दी लखीमपुर भेजकर उसका अंतिम संस्कार करा दिया जाए। हुआ भी कुछ वैसा ही। लाश को एक एम्बुलेंस में रख के लखीमपुर खीरी के लिए भेज दिया गया। लाश अभी लखीमपुर पहुंचने ही वाली थी कि एम्बुलेंस को पुलिस ने सीतापुर के पास रोक दिया। पुलिस ने कहा कि उन्हें ऑर्डर मिला है कि हर हाल में लाश को वापस लखनऊ भेजा जाए। एम्बुलेंस में बैठी निधि शुक्ला ने इसका भारी विरोध किया, पर किसी तरह उन्हें मनाकर लाश को वापस लखनऊ भेज दिया गया। पता चला कि पुलिस ने मधुमिता के भ्रूण का सैंपल लिए बिना ही उनकी लाश को अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया था, जबकि पुलिस को अच्छी तरह से पता था कि मधुमिता प्रेग्नेंट थी। अब ऐसा क्यों हुआ, किसके दबाव में ऐसा हुआ था, आप समझ सकते हैं। लाश वापस आई तो भ्रूण का सैंपल प्रिजर्व किया गया। फिर लाश को मधुमिता के परिवार को सौंप दिया गया। अगर सैंपल लेने से पहले ही लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता तो एक बहुत बड़ा सबूत मिट गया होता और इससे किसको फायदा होता ये आगे आप जान ही जाएंगे। पोस्टमार्टम में पता चला था कि मधुमिता 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। मायावती सरकार पर इस मामले को लेकर भारी दबाव था। मामला उनके एक मंत्री से जुड़ा हुआ था जो अमरमणि त्रिपाठी कभी सरकार बनाने बिगाड़ने में माहिर थे। अब वो कईयों के निशाने पर आ गए थे। 17 मई 2003 को सीएम मायावती ने ये जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी। साथ ही अमरमणि त्रिपाठी को मंत्री पद से भी हटा दिया। इस बीच मधुमिता की एक नई कहानी आई। कहा गया कि मधुमिता की शादी नवंबर 2002 में अनुज मिश्रा नाम के एक लड़के से हुई थी। अनुज आईआईटी कानपुर का 3rd ईयर का छात्र था। इस कहानी को बहुत सोच समझकर बनाया गया था। इस कहानी का उद्देश्य ये साबित करना था कि मधुमिता किसी और से नहीं बल्कि अनुज से ही प्रेग्नेंट थी।
उस बीच भ्रूण के सैंपल को गायब करने की भी कोशिशें जारी रहीं। अगर वो सैंपल गायब हो जाता तो अनुज को फंसाना और भी आसान हो जाता और मुख्य अपराधी बचकर निकल जाता। अनुज का नाम इस कहानी में इसलिए आया था कि अनुज ने अपने कॉलेज के एनुअल फंक्शन में कवि सम्मेलन कराने के लिए मधुमिता को कॉल किया था। बस इन्हीं सारी चीजों को आधार बनाया गया इस कहानी को बनाने के लिए। बाकायदा अनुज और मधुमिता की शादी कराने का दावा करने वाले एक पुरोहित का इंटरव्यू भी न्यूज चैनल पर आया। एक सब इंस्पेक्टर यज्ञ नारायण दीक्षित ने अनुज और मधुमिता की शादी को सही साबित करने के लिए अनुज के रूममेट को पकड़ लिया और उस पर दबाव बनाया कि वो झूठी गवाही दे कि अनुज ने मधुमिता शुक्ला से शादी की है। उस लड़के ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। इसके बाद यज्ञ नारायण दीक्षित ने उसे अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लिया। खैर, इस कहानी की जांच हुई और ये कहानी झूठी साबित हुई। आगे चलकर सब इंस्पेक्टर यज्ञ नारायण दीक्षित पर सबूत नष्ट करने और अवैध रूप से कैद में रखने के आरोप लगे। हालांकि एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाने से ये आरोप कभी साबित नहीं किए जा सके। इस बीच अमरमणि त्रिपाठी से लगातार उनका ब्लड सैंपल मांगा जाता रहा ताकि भ्रूण के सैंपल से उसका मिलान किया जा सके, पर अमरमणि त्रिपाठी सैंपल देने से लगातार मना करते रहे। सीबीसीआईडी जब अमरमणि से उनका ब्लड सैंपल लेने गई थी तब अमरमणि ने कहा था कि आप केवल मेरा सैंपल क्यों ले रहे हैं, मुलायम सिंह यादव के पास जाइए और उनका भी सैंपल लीजिए। सीआईडी ने अमरमणि और मधुमिता के बीच के संबंधों को साबित करने के लिए कई दस्तावेज पेश किए। एक दस्तावेज के अनुसार अमरमणि ने मधुमिता के लिए एक रेफ्रिजरेटर खरीदा था और मधुमिता की हत्या के 4 दिन पहले ही अपने व्यक्तिगत चेक से उसका भुगतान भी किया था। जहां सीआईडी इस केस में बहुत ईमानदारी से जांच कर रही थी, वहीं सीएम मायावती ने सीआईडी के जांच अधिकारियों पर धीमी जांच का आरोप लगाते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। बातें होने लगी कि मायावती सरकार अमरमणि त्रिपाठी को बचाना चाहती है। मायावती सरकार पर सीआईडी अधिकारियों के निलंबन और अमरमणि पर नरम रवैया रखने के लिए खूब आलोचना हुई। ये सब देखकर राज्य सरकार ने 2003 में ही इस केस की कमान सीबीआई को सौंप दी। इसके बाद अमरमणि त्रिपाठी ने अपना ब्लड सैंपल सीबीआई को दिया। भ्रूण और अमरमणि के सैंपल को हैदराबाद में जांच के लिए भेज दिया गया। 19 सितंबर 2003 को डीएनए रिपोर्ट आ गई। भ्रूण से अमरमणि त्रिपाठी का डीएनए मैच हो गया, यानी ये कंफर्म हो गया कि मधुमिता के गर्भ में अमरमणि का ही बच्चा था। और पोस्टमार्टम वाले दिन उन्हीं के इशारे पर भ्रूण का सैंपल लिए बिना ही लाश को अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया। इसके बाद सीबीआई की एक टीम ने अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया। अमरमणि त्रिपाठी ने आरोप लगाए कि उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। इसके बाद रोहित चतुर्वेदी, संतोष राय और प्रकाश पांडे भी सीबीआई की गिरफ्त में आ गए। इस हत्याकांड के एकमात्र गवाह देशराज ने यूपी के अलग अलग जेलों में मधुमिता की हत्या को अंजाम देने वाले शूटर संतोष राय और प्रकाश पांडे की पहचान की। 13 दिसंबर 2003 को सीबीआई ने कोर्ट में अपनी चार्जशीट दायर कर दी। सीबीआई ने कॉल रिकॉर्ड्स की जांच में पाया था कि 27 अप्रैल 2003 से 8 मई 2003 के बीच में मधुमणि त्रिपाठी और रोहित चतुर्वेदी के बीच करीब 22 कॉल हुए थे। 25 मार्च 2004 को मधुमणि त्रिपाठी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सीबीआई महीनों से उनकी तलाश कर रही थी। 16 जून 2005 को लखनऊ कोर्ट में मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की सुनवाई शुरू हो गई। चूंकि अमरमणि त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में मंत्री रह चुके थे और राज्य में उनका काफी दबदबा भी था, तो बहुत सारे गवाह कोर्ट में जाकर अपने बयानों से पलटने लगे। इसीलिए मार्च 2007 में निधि शुक्ला की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लखनऊ से देहरादून फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। इस बीच जेल में रहते हुए ही अमरमणि त्रिपाठी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 2007 के विधानसभा चुनाव में खड़े हो गए। और इतना ही नहीं, उन्होंने महाराजगंज जिले के लक्ष्मीपुर सीट से जीत भी हासिल की। उधर अक्टूबर 2007 में देहरादून कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।
कोर्ट ने मधुमिता शुक्ला हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी के साथ संतोष राय और रोहित चतुर्वेदी को उम्र कैद की सजा सुना दी। चारों पर 50-50 हजार रुपयों का जुर्माना भी लगाया गया। एक आरोपी प्रकाश चंद पांडे को कोर्ट ने संदेह के चलते बरी कर दिया। इसके बाद ये मामला नैनीताल हाईकोर्ट में गया, जहां 2011 में हाईकोर्ट ने भी चारों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। जिस प्रकाश चंद पांडे को देहरादून कोर्ट ने संदेह के चलते बरी कर दिया था, हाईकोर्ट ने उस प्रकाश चंद पांडे को भी गुनहगार माना और उसे भी उम्र कैद की सजा सुना दी। आगे चलकर अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी पर भी उनकी पत्नी की हत्या का आरोप लगा। निधि शुक्ला का कहना है कि अमरमणि और मधुमणि को सजा मिलने के बाद कहा उन्हें हरिद्वार जेल में होना चाहिए, पर वो तो बीमारी का बहाना बनाकर गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में आराम की जिंदगी जी रहे हैं। तो यही आज की कहानी थी। अगली कहानी में जल्दी ही आप लोगों से मुलाकात होगी। अगर मेरी सुनाई कहानियां आपको अच्छी लगती हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।